तमाम जानकारी के साथ आनंद हमारे सहयोगी गढ़वाल में इस वक्त मौजूद हैं। आनंद, देखिए अब फिलहाल जो स्थितियां हैं वो क्या कुछ नजर आ पा रही हैं? आपके साथ अनिल बलूनी भी मौजूद हैं, जरा उनसे चर्चा कीजिए। इसमें बहुत अच्छे तरीके से मतदान करें। हमारे युवा साथी, हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग सब बड़ी संख्या में मतदान करें और एक विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करें। सर, पिछले कई दिनों से आप पौड़ी में घूम रहे हैं, आपको क्या लगा अभी तक क्या क्या मुद्दे रहे हैं पौड़ी के? देखिए, चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है सरकार बनाने का और प्रधानमंत्री जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाया। प्रत्येक व्यक्ति वोट इसीलिए कर रहा है कि मोदी जी को सरकार बनानी है और एक विकसित भारत के सपने को साकार करना है। सर, अगर बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष का ये कहना है कि आपको लेकर के आप कहीं ना कहीं दिल्ली से पैराशूट कैंडिडेट हैं। मैं इन सवालों के जवाब में नहीं पढ़ता हूँ। आपको शायद आप नए आए होंगे यहाँ पर, आपको जानकारी नहीं होगी जो कांग्रेस के प्रत्याशी बम्बई के रहने वाले हैं। सर, अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी का नारा है आपकी बार 400 पार। तो देश के साथ आपको राज्य में लगता है कितनी सीटें आ रही हैं? देखिए, 2014 में हमने कहा था आपकी बार मोदी सरकार, तो मोदी सरकार आ गई। पिछली बार हमने कहा 300 पार, तो 300 पार है। इसलिए कोई कारण नहीं कि आप शक करें। जब हमने 400 पार का तो 400 पार भी पूरा होगा, इसमें कोई चिंता मत कीजिए। सर, अभी हम जिस रास्ते से आपसे मिलने आ रहे थे तो रास्ता बड़ा बेकार था। तो सर, कहीं ना कहीं जब हमने जनता से बात की तो उनका ये कहना था कि आप आ रहे हैं तो एक उम्मीद है उनको कि ये सब तमाम सड़कें बनेंगी। बिल्कुल निश्चित तौर पे यहाँ विकास भी होगा, सड़कें भी बनेंगी और काम भी आगे बढ़ेगा और लोगों को जो विकास में उनकी भागीदारी और तेजी से होगी। ये थे बीजेपी के पौड़ी से उम्मीदवार अनिल बलूनी, जिनका साफ कहना था कि उनके आने के बाद तमाम विकास को लेकर परियोजना तेज की जाएंगी और तमाम चीजें मुकम्मल की जाएंगी। कैमरामैन मनीष डोंडियाल के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज इंडिया, पौड़ी। बातचीत की है अनिल बलूनी से, जिन्होंने दावा किया है कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार जो है, एनडीए की सरकार जो है वो देश में बनने जा रही है। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखिए 5 लोकसभा सीटें और पांचों पर इस बार बीजेपी हैट्रिक लगाने की कोशिश जरूर कर रही है, क्योंकि 2014 और 2019 का इतिहास जो है बीजेपी दोहराना चाहती है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। साइना एनसी भी हमारे साथ बनी हुई है, बीजेपी की प्रवक्ता है। साइना जी, देखिए इस बार ये जो वोट परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ता नजर नहीं आ रहा है और जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि जब जनता घरों से बाहर नहीं निकलती है, यानी सरकार बदलने की इच्छुक नहीं है जनता। देखिए, लोग जैसे भी इसका विश्लेषण करें वो करें। मैं मानती हूँ कि राजनीतिक रूप से ज़रूर विश्लेषण करना चाहिए, लेकिन हमारी श्योरिटी क्या है कि मोदी जी ने जो 10 साल में काम किया है ना, उनके प्रति एक प्रो इनकम्बेंसी है। पहली बार इतिहास में एक एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। तो मैं मानती हूँ कि जो भी बाहर आ रहे हैं ज़रूर भारतीय जनता पार्टी के लिए ही वोट कर रहे हैं, और जो नहीं आ रहे हैं उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी ज़रूर और अब की बार 400 पार। अभी ये कॉन्फिडेंस लेवल क्यों है? जैसे कि मैंने कहा कि एक मुद्रा बैंकिंग हो, एक पेंशन स्कीम हो, इंश्योरेंस स्कीम हो, जनधन हो, आयुष्मान भारत हो, स्वच्छ भारत हो, इतने सारे योजना जहां ज़मीनी स्तर पे लोगों की निजी ज़िंदगी में परिवर्तन आया है, और जो ये तादाद 60 करोड़ के ऊपर है, तो वो एक जनादेश है जहां लोग बोल रहे हैं कि हाँ, हम एक महिला है आज, लेकिन हमें मिला है नारी शक्ति वंदन, हमें मिला है एक ट्रिपल तलाक जहां हमारा सम्मान बढ़ता है। सुरक्षा की बात करें तो हर एक नागरिक सोचता है CAA लागू हुआ है। हाँ, ठीक है। ज़ेबा खान जी, क्या लगता है एब्रोगेशन ऑफ 370 और आस्था की बात है तो राम मंदिर, तो हर सेक्शन। अभी हम इस मसले पर बात कर रहे हैं क्योंकि जो कम वोट प्रतिशत हुआ, 2 घंटे हो चुके हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, ये आंकड़े ज़ेबा खान जी क्या कहते हैं? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी तो हुई है। ज़ेबा जी, बिल्कुल हुई, जी बिल्कुल हुई है। जिस तरह रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी, कमर तोड़ महंगाई, कर्ज के बोझ से जो पूरे किसान दबे हैं और सरकारी अत्याचार की वजह से किसान मर रहे हैं, फिर सहारा मजदूर है अब 47 डॉलर के मुकाबले इतिहास में पहला रुपया इतना कम हुआ है और दुनिया का सबसे बड़ा गरम पानी देना स्कैम है, भ्रष्टाचार है, वो इलेक्ट्रल रिकॉर्ड है। ज़ेबा जी, आपकी आवाज़ बहुत साफ नहीं आ पा रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी आवाज़ स्पष्ट आए हम तक। जी, ठीक। के शर्मा जी, चलिए मैं के शर्मा जी के पास आ जाती हूँ। के शर्मा जी,
ये जो कम अभी तक यूं कह सकते हैं 2 घंटे हुए हैं जो वोट प्रतिशत सामने आ रहे हैं, क्या ये इस ओर इशारा करते हैं कि जनता अपने घरों से बाहर नहीं निकल रही है? इट मींस कि वो नहीं चाहती कुछ बदलाव हो, या फिर वो सिनेरियो अब चेंज हो गया है? क्योंकि कई हम चुनावों पर गौर फरमाएं तो कम वोट प्रतिशत का होना ये कतई नहीं होता कि जो जनता है बदलाव नहीं चाहती। किस तरीके से देखें इसे हम? देखिए, ऐसा है कि अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन क्योंकि अभी हो सकता है कि ये दोपहर में बढ़ जाए और हो सकता है शाम में बहुत ज्यादा रिजल्ट उसका कुछ और आए। लेकिन जैसे हमारे यहाँ पे एक विश्लेषक भी बैठे हुए हैं, AK मिश्रा जी, उन्होंने बताया कि जिस तरह से जो बड़े नेता जो है वो कहीं ना कहीं जेल में होने की वजह से कहीं ना कहीं जो जनता का जो इंटरेस्ट है, जो वोटरों का जो अपने नेताओं के लिए, वो कम हुआ है। आप देखिए कि जिस तरह से बीजेपी साम दाम दंड भेद, जिस तरह से उन्होंने स्टार प्रचारक का जो विपक्ष के साथ, चाहे वो झारखंड हो, शिबू सोरेन हो, चाहे वो दिल्ली केजरीवाल हो, और जितने भी लोग कैंडिडेट जहां पे चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे उनकी टिकट डिक्लेयर हुई वहां पे CBI और ED का कैंडिडेटों के घर पे जो छापा पड़ा, जिससे डराया गया, और जिस तरह से चुनाव आयोग का जो है वो बहुत कड़ा रवैया नहीं है। छापे की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो एक अलग मसला है, क्योंकि विपक्ष हमेशा ED और तमाम सरकारी एजेंसियों को लेकर घेरता है। लेकिन आप क्या इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि बीजेपी का प्रचार प्रसार कई गुना बेहतर रहा INDIA गठबंधन से? ऑब्वियसली जब विपक्ष का जो सारे स्टार नेता यदि जेल में रहेंगे या घर में रहेंगे या EDI के खौफ में रहेंगे, तो ऑब्वियसली जो है वो एक ही, यदि क्रिकेट में एक ही टीम बॉलिंग कर रहा है, एक ही टीम बैटिंग कर रहा है और अंपायर भी उसी का है, तो ऑब्वियसली कि जो कमजोर, जो सामने खेलने वाला टीम है वो कमजोर रहेगा। यहाँ पर इस देश में सिर्फ पार्टियां रूल नहीं करती हैं, न्यायपालिका पर भी यकीन करना जरूरी है, और मुझे लगता है जो लोग राजनीति में हैं वो बेहतर समझते हैं इस बात को। मैं निशा चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आज ये जो मतदान हो रहा है, जाटलैंड में ये मतदान है, 2019 की स्थिति अलग थी RLD की और इस बार स्थिति अलग है। क्या लगता है कौन सी स्थिति ज्यादा बेहतर रही और फायदा कहाँ पे मिलता है? हाँ चारुल जी, जैसे अभी हमारी सहयोगी बहन साइना जी ने बताया कि आज के समय पे जो वोटिंग हो रही है वो विकास के ऊपर हो रही है, और उसका सिर्फ योजनाओं से लेना देना नहीं है। पहले भी योजनाएं बनती थी, ऐसा नहीं है कि योजनाएं नहीं बनी, पिछले 70 सालों में योजनाएं तो बनती रही, लेकिन क्या योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारा गया? आज जितनी भी योजनाएं अभी बहन जी ने भी गिनाई, मैं भी आपको बता दूं, चाहे वो महिलाओं को लेकर के हों, चाहे वो किसानों को लेकर के हों, चाहे वो धरातल पे अपनी सड़कों के विकास को लेकर के हो, हर तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो करके दिखाया है, नरेंद्र मोदी जी ने जो करके दिखाया है, उसी को देखते हुए हमारे माननीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने भी ये निर्णय लिया कि आज जो सरकार कर रही है, इसी तरीके से ये सरकार जब आगे करती रहेगी तो देश के विकास में हमारी पार्टी भी वो सहयोग आगे बढ़ाना चाहती है। 2 महीने में ही जयंत चौधरी जी के जो नेता है उनका जो बोली बदल गई। 2 महीने पहले वो विकास पुरुष नहीं थे, अब वो विकास पुरुष हो गए। ये आखिर 2 महीने में क्या जादू हो गया? लगातार क्या वाशिंग मशीन लगातार देखते आ रहे हैं, आप भी नहाए क्या? लगातार जयंत चौधरी भी वाशिंग मशीन में नहाए? नहीं है, ये विकास की बात है। विकास क्या 2 महीने पहले विकास नहीं था? क्या 2 महीने में विकास हो गया? यूपी का विकास 2 महीने में? 2 महीने में तो मकान भी नहीं बनते, 2 महीने में तो मकान भी नहीं बनते। पिछले 10 साल से विकास देख रहे हैं। 10 साल से, तो 2 महीने पहले तो विकास आप ठंडी चमन्नी की बातें करते थे आप। राजनीति में क्या बात कर रहे हैं, एक सी रहती है, ये तो सभी को पता हाँ, है। लेकिन 2 महीने में विकास कैसे हो गया? कौन सा मकान बन गए? क्या हो गया 2 महीने में? कहा कुछ काम होता है? देखिए राजनीति में शर्मा जी, यहाँ तो सुबह से चारों शाम जी में राजनीति स्थितियां में बदल जाती है। हाँ, और कहिए कि जहाँ पे रसगुल्ला दिखे, जहाँ रसमलाई दिखे, वहाँ जयंत चौधरी जी ठंडी चमन्नी। जयंत चौधरी जी वो निर्णय लेते हैं, हाँ, वो जाटों के खिलाफ में उन्होंने निर्णय लिया। जाटों के खिलाफ में, जो जाटों के पीठ पे छुरा भोंकने का काम किया, जाटों के पीठ पे छुरा भोंकने का काम किया है जयंत चौधरी ने। उनके अरमान को धोखा दिया है। आपको क्यों लगता है कि जाटों की पीठ क्यों नहीं किया? जो जाट जयंत चौधरी के साथ थे कदम से कदम, जयंत चौधरी भी जब अनशन हो रहा था, जब उनकी जब दिल्ली जब चले थे जाट लोग के मुद्दे को लेकर, जयंत चौधरी जी वहां पे साथ थे, और एक समय के बाद उन्होंने अचानक चेंज हो गए, पार्टी बदलते ही जाट के मुद्दे MSP को भूल गए। मैं अपने भाई शर्मा जी को बताना पूछते हैं हम
ठीक है, बहुत सुकून से हमें पूछते हैं। साइना जी भी हमारे साथ मौजूद है लगातार। साइना जी देखिए, यदि हम अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश का जिक्र हुआ है, उसी को लेकर तमाम जो प्रवक्ता हैं वो अग्रेसिव हो गए हैं, लेकिन यदि हम 3 सीटों की बात करें, पीलीभीत हो गया, सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चैलेंज जरूर बना हुआ है, इसे आप मानते हैं? और दूसरी बात ये कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण यानी कि पोलराइजेशन हावी हो सकता है। ये ऑडियो आ ही नहीं रहा। साइना जी आवाज नहीं आ पा रही अब तक? ठीक है, ए.के. मिश्रा जी, ये सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ, क्या लगता है आपको 3 सीटें यहाँ पर मुश्किलों भरी हैं, इससे बीजेपी इनकार नहीं कर सकती है? ये सारी सीटें 2019 में भी, अभी 102 सीटें की अगर बात करें, पक्ष विपक्ष दोनों के लिए कांटे का टक्कर रहा है, ये मैं मानता हूँ। वेस्टर्न यूपी में भी, वेस्टर्न यूपी में अब सिचुएशन क्या बनी है, अगर बात हम पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण की करें और दोनों पक्षों से करें, देखिए एक विपक्ष के तरफ से मैंने आपको बताया जितने लीडर थे वो इनएक्टिव हैं या कई ऐसे लीडर थे जो फौत हो गए हैं। तो वेस्टर्न यूपी में इस वक्त विपक्ष के तरफ से कोई ऐसा लीडर नहीं बचा है जो गली गली से लोगों को निकाले, अट्रैक्ट करे, एक माहौल बनाए। और राजपूतों का हुआ सम्मेलन, राजपूतों का सम्मेलन हुआ है। आज मुद्दा क्या है ये 4 जून को पता चल जाएगा किसका मुद्दा क्या रहा, हम उस पे नहीं जा रहे हैं। मैं जो अभी देख रहा हूँ कि भीड़ कम की, वेस्टर्न यूपी जैसे एरिया में 5%, 10%, 12% की वोटिंग 3 घंटे में होना, ये कुछ बताता है। बहुत ही डेंस एरिया ये है, पॉपुलेशन यहाँ पे शहरों में, गांवों में बहुत ज्यादा है, डेवलप्ड है, कनेक्टिविटी है। देखिए 30% वोट पड़ेगा तो भी सरकार किसी की बनेगी और 90% पड़ेगा तो भी बनेगी। एक बात ये हो रही थी कि स्टार प्रचारक देखिए विपक्ष में एक तरीके से या तो खत्म हो गए हैं या उतार नहीं पाए। बीजेपी ने भी अब की बार अपने स्टार प्रचारकों को बहुत कम उतारा है, उतने एक्टिव वो भी नहीं रहे। नहीं, बीजेपी तो अच्छा खासा प्रचार करती नजर आई है। साइना जी से मैं इस पर रिएक्शन लेती हूँ। साइना जी, क्या वाकई बीजेपी ने भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट बहुत अच्छी जारी नहीं की, या फिर ये कह लिया जाए कि बहुत ज्यादा प्रचार बीजेपी की ओर से भी नहीं किया गया, जैसा पॉलिटिकल एक्सपर्ट कह रहे हैं? 2019 अभी देखिए, योगी जी है, मोदी जी देखिए मुझे नहीं लगता, मैं एक बार पूछते हैं, जवाब देते जी। मोदी जी जैसा लगता है कि मोदी जी जैसा मुझे 30 स्टार प्रचारक है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि उन्होंने उपवास किया नवरात्रि में, 9 दिन सिर्फ पानी पीते हुए देश के उत्तर से दक्षिण सब जगह जाके प्रचार करना, सब जगह अपनी बात पहुंचाना, ये हम उपलब्धि है। चलिए साइना जी, आपकी आवाज ठीक तरीके से आ नहीं पा रही है हम तक। 9 दिन पानी पिए हो जाने दीजिए। ये तो गलत है कि वो फ्रूट खा सकते हैं। मैं एक एग्जांपल हम उस पे जा रहे गलत हैं। मैसेज वो नहीं दिया उनका जाए धार्मिक पब्लिक के परिपेक्ष बीच है, धार्मिक परिपेक्ष से वो कुछ भी सोच सकते हैं, तो कुछ भी इतना कहने के सभी आजाद हैं, गलत उस पर बयान ना कोई दिया जाए टिप्पणी प्रवक्ता नहीं के की द्वारा। जाएगी। सिर्फ पानी पी के उन्होंने चुनाव प्रचार किए, ये गलत चुनाव में मैसेज दे रहा है। फर्क क्या आया है, मैं देखिए, लाइव हम सीटों एग्जांपल को देता लेकर बात हूँ। कर रहे हैं, तमाम बातें बाद में होंगी जी। मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ पहले के और अभी के चुनावों में। आप ये देखिए, पहले ये होता था हर डिस्ट्रिक्ट, हर पॉकेट में कोई न कोई एक लोकल लीडर होता था। मैं सभी पार्टियों की मान के बोल रहा हूँ। आप तमिलनाडु में देखिए, एक लोकल लीडर अन्नामलाई की धूम मची है पिछले 6 महीने, साल भर से। यही धूम पहले यूपी, बिहार, इन सब में, बंगाल में भी मची हुई है। मुझे इसमें ओवरऑल कमी नजर आ रही है। वो जो पॉकेट वाली पॉलिटिक्स होती थी वो खत्म होके दोनों तरफ के लोगों ने शायद सेंट्रलाइज्ड कर दिया है। बीजेपी में अभी भी ज्यादा स्टार प्रचारक है, लेकिन पहले जो होता था वो बीजेपी की भी बात कर रहा हूँ कि गली गली हर घर से सारे नेताओं को जेल भेज दोगे तो कहाँ से स्टार प्रचारक मिलेगा? नहीं, वो आप समझिए। देखिए मिश्रा जी, अगर जिस पार्टी ने देश को 70 साल तक चलाया है, अगर वो एक्टिव नजर नहीं आ रही है, तो इसे आप बीजेपी की कमी के तौर पर तो नहीं देखिए। बिल्कुल कमी नहीं है बीजेपी की, मैं नहीं बोलता हूँ इसमें बीजेपी आप की कमी गठबंधन बना है। लेते साइना जी भी देखिए, साइना जी भी जुड़ चुकी नहीं है। निकल रही है तो शांत दूसरी पार्टी रहिए, क्या सभी को करे? ले लें, सभी का ले लें। एक मिनट, चारुल जी, वो अपने 70 साल के विकास को नहीं बता पा रहे हैं, उनके पास मुद्दे लिमिटेड हैं। लेकिन इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले केवल 10 सालों के कार्यों को भी इस तरीके से बताया, इसीलिए वहां बताने के लिए इतने सारे मुद्दे हैं कि हमने ये विकास किया जो 2014 से 70 साल पहले के तो हम नहीं लोग थे। भूखे मर रहे थे, हम लोग की पढ़ाई हमने शिक्षा, ये नहीं अब कहा, शिक्षा हमने ये नहीं कहा, मैं तुलना कर रही हूँ, मैं तुलना कर रही हूँ 70 साल के विकास में। साइना जी, शर्मा जी, 70
साल के और 10 साल के विकास को आप देखिए, देखिए, और भी गैस से तभी सभी को लेके तभी आए। तो बताने के लिए निशा जी इतना रुक कुछ जाइए। जो 14 से शर्मा पहले जी रुक विकास नहीं जाइए। था। शर्मा जी, निशा जी रुकिए। यही है ना, अगर कांग्रेस ने ये रुकिए, काम रुकिए। किया है तो फिर उसे बताए ना, रुकिए। उसे बताए ना। अगर मोदी सरकार 10 साल का साइना कार्यकाल जी, गिना रही है साइना तो जी, फिर विपक्ष को भी वही करना चाहिए। एक उनके मिनट पास चारों, तो एक लंबा मिनट। tenure रहा। एक मिनट रुकिए, ठीक है। साइना जी ये बताइए, आपको जनता ने एक मिनट रुकिए। साइना जी ये बताइए, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश को उन 8 सीटों का भी हम जिक्र कर रहे हैं जिसमें अभी मतदान चल रहा है, जरा ये बताइए क्या आरएलडी का साथ होने से बीजेपी और मजबूत वहां पे हुई है? क्या मानती हैं आप? क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने आप में मजबूत गढ़ रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश का उसका, लेकिन अब आरएलडी का साथ नहीं है। फिलहाल ये बताइए आप। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पहले से भी स्ट्रांग है और ऑफ कोर्स हमारा एक गठबंधन ज्यादा लोगों तक पहुंचा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की खूबी ये है कि पहले जात पात धर्म के आधार पे वोट कर रहे थे लोग, अब वोट कर रहे हैं लोग सिर्फ प्रगति के आधार पे। और जो प्रगति योगी जी ने किया है उत्तर प्रदेश में, तो कोई कि पहले आप पे नहीं, पहले आप देखिए पीलीभीत सीट भी आप ही के पास थी, ठीक है, आप ही के पास है, आपने कैंडिडेट चेंज कर दिया। कैराना मुजफ्फरनगर की हम बात करें तो भाजपा ने जीत ली थी सीटें, लेकिन अब इन्हीं सीटों पर समाजवादी पार्टी आपको कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। सेकंड, हाँ, तो क्या हुआ, एक बड़ा राजनीतिक दल जहां 11 करोड़ सदस्य है, आकांक्षा अपेक्षा सबकी बनती है। पीलीभीत में कैंडिडेट बदला है, पार्टी नहीं बदला है। पार्टी सर्वप्रथम, जैसे कि मोदी जी कहते हैं कि देश सर्वप्रथम, उसके बाद पार्टी और उसके बाद एक निजी व्यक्ति। और उस परिप्रेक्ष्य में जो काम और प्रगति का काम हुआ है उत्तर प्रदेश में, आप इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए आज उत्तर प्रदेश में, लॉ एंड ऑर्डर देखिए, क्या सफाई है वहां। और मैं मानती हूं कि ये लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में तो हमारी 100% सीटें हम जीतेंगे। और बिल्कुल आपने सही मतलब कहा, आप जब मानती आपने है ना स्टार कि ये प्रचारक चुनौतियां की बात हैं। की। इन शॉर्ट ये माना जाता है कि चुनौतियां बीजेपी के लिए हैं, राह इतनी आसान नहीं मैं है नहीं मानती कुछ हूं। सीटों पर। चलिए, नहीं, मैं नहीं मानती हूँ। मैं मानती चलिए, अभी हूँ कि आपको मैं जनता रोकना पे- चाहूंगी, साइना जी रोकना चाहूंगी। सीधे लिए चलते हैं इस वक्त अमरोहा, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए, ग्लोबल लीडर भारत के रूप में आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य हुआ है, उन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का महापर्व है लोकतंत्र का ये पर्व। और बहनों और भाइयों, देश के अंदर जो आवाज है, वह आवाज इसीलिए सुनाई दे रही है हर ओर से, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, चारों ओर से आवाज है। और वह आवाज है कि फिर एक बार अब की बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार के संकल्प के साथ भारतवासी विकसित भारत के इस महान शिल्पी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशियों को विजयी बनाने में अपना योगदान देंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से अमरोहा वासियों की ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस महत्वपूर्ण जनपद में आने पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जिन्होंने एक बार फिर से दोहराया है कि अब की बार 400 पार। सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना चुनावी सभा में अपना मिशन दोहराते हुए। एनडीए इस बार 400 पार का मिशन लेकर चल रही है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये मिशन पूरा नहीं होने वाला है। तो अमरोहा से आपने सुना सीएम योगी आदित्यनाथ को। एक छोटे से ब्रेक के लिए अब रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। हमारे साथ सहयोगी प्रशांत बने हुए हैं। प्रशांत, इस वक्त राजस्थान में माहौल क्या कह रहा है? तापमान तो हाई है ही, सियासी पारा किस ओर इशारा कर रहा है?
जी बिल्कुल, मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हैं। जितेंद्र सिंह जी, आप वोट डालने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आग्रह करना चाहूँगा सभी जनता से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें, क्योंकि ये एक एक वोट आपकी ज़िंदगी के साथ साथ इस देश की दिशा बदलेगा। और आज अलवर के अंदर अच्छी वोटिंग हो रही है, और ख़ास तौर से इसलिए भी कि एक बार तीसरी बार भी एक बाहरी कैंडिडेट भेज दिया है। तो हमारे जो भूपेंद्र यादव जी, उनका खुद का ही वोट नहीं है यहाँ, किसको वोट डालेंगे? वो खुद को भी नहीं डाल सकते वोट। जिसका खुद का वोट ही नहीं है उनको, ऐसे लोगों को यहाँ भेज दिया जाता है। लेकिन देश के अंदर एक बहुत ही एक अलग माहौल बन चुका है, जिसमें ये जो सरकार है 10 साल जो चली है मोदी सरकार, ये हर मुद्दे पर फेल हो चुकी है। अच्छा भंवर साहब, बात करें मुद्दों की, तो क्या मुद्दे आपको लगते हैं जो मेन रहे राजस्थान में? राजस्थान के साथ साथ पूरे देश के जो मुद्दे हैं उसके में ये है, सबसे पहले तो ये जो गारंटी बोल रहे हैं, जितनी बार ये गारंटी बोलेंगे उतनी बार इनके वोट कम होने वाले हैं। तो क्या रिजल्ट रहेगा? तो गारंटी का जो शब्द है इतना झूठा हो चुका है, झूठ बोल बोल के तो कोई किसी का विश्वास नहीं है। तो रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। इंडिया की सरकार बनने वाली है, और ये सरकार का जो असली चेहरा है वो सामने आ चुका है। जी, ये थे मेरे साथ जितेंद्र सिंह। हमारे अलवर में लोकसभा क्षेत्र में आप वोट डालने आए हैं, और उसके बाद कांग्रेस के प्रचार के लिए भी आप जाएंगे, क्योंकि राजस्थान में 12 सीटों पे ही आज मतदान है। इसके बाद बाकी 13 सीटों के लिए प्रचार चालू है, और मतदान 26 तारीख को होगा। जाहिर सी बात है किस तरीके से प्रशांत हम आपको देख पा रहे हैं लगातार। देखिए, यदि हम राजस्थान का जिक्र करते हैं तो चुनौतियां कांग्रेस के लिए और ज़्यादा बनी हुई हैं, क्योंकि पेपर लीक के घोटाले की बात सामने आई थी, और साफ तौर पर कहा बीजेपी ने किस तरीके से यहाँ पर बड़े लोगों को, बड़ी मछलियों को भी नहीं बख्शा जाएगा। और अभी सीधा लिए चलते हैं अमरोहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। औद्योगिक पार्क बना रही है, इससे यहां अनेकों लघु उद्योगों को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इससे यहां का कुटीर उद्योग बढ़ेगा, इस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा। भाजपा सरकार की पीएम विश्वकर्मा योजना और मुद्रा योजना का लाभ भी यहां के साथियों को हो रहा है। और साथियों, मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों में जो हुआ है वो तो अभी केवल एक ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो हमें यूपी को, देश को बहुत आगे लेकर जाना है। साथियों, हमारे देश में पहले की सरकारें सामाजिक न्याय के नाम पर एससी, एसटी, ओबीसी को सिर्फ धोखा ही देती रही। जो सपना ज्योतिबा फुले जी का था, जो सपना बाबा साहब आंबेडकर का था, जो सपना चौधरी चरण सिंह जी का था, सामाजिक न्याय का वो सपना जब से आपने मोदी को सेवा करने का मौका दिया है, वो सपना पूरा करने के लिए दिन रात काम कर रहा है। जब मोदी 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर अपनी मुस्लिम बहनों को बचाता है, तो ये
सामाजिक न्याय में मदद करता है। जब मोदी घर घर जल पहुंचाता है, गैस और बिजली पहुंचाता है, तो महिलाओं की जिंदगी आसान होती है, सामाजिक न्याय पक्का होता है। हमारे यहां गरीबों की, एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय की कितनी ही पीढ़ियां बिजली, पानी, रहने के लिए घर, इसके बिना ही गुजार गई। ये गरीब का बेटा है मोदी, और इसलिए मोदी आपको इस मुश्किल से निकालने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, खुद को खपा रहा है। भाजपा सरकार ने 10 साल में जो 4 करोड़ पक्के घर गरीबों के लिए बनवाए हैं, उसके बहुत बड़े लाभार्थी एससी, एसटी, ओबीसी है। अब तो भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में देश में 3 करोड़ और नए घर बनाने की घोषणा की है। यहां भी हर बेघर को पक्का घर मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। अच्छा, आप सब मेरा एक काम करोगे? जरा हाथ ऊपर करके सब बताएं, मेरा काम करोगे? करोगे? देखिए, जब आप चुनाव प्रचार में गांवों में जाएंगे, मोहल्लों में जाएंगे, और हो सकता है उस गांव में 2-4 लोग ऐसे मिल जाएं जिनको अभी घर न पहुंचा हो, नल से जल न पहुंचा हो, गैस कनेक्शन न पहुंचा हो। इतना सारा किया है, लेकिन अगर कोई छूट गया हो तो आप मेरी तरफ से पूरे विश्वास के साथ, आप ही मेरे लिए मोदी हैं, पूरे विश्वास के साथ उनको कह देना, जैसे गांव में और लोगों को घर मिला है, नल से जल मिला है, गैस का कनेक्शन मिला है, तीसरी बार मोदी आने के बाद जो बाकी काम रह गए ना, वो भी पूरे हो जाएंगे, आपको अपना हक मिल जाएगा। ये बताओगे? घर घर जाके बताओगे? साथियों, अमरोहा और पश्चिमी यूपी का एक क्षेत्र अपने मेहनती किसानों की वजह से भी जाना जाता है। कांग्रेस, सपा, बसपा सरकारों में यहां किसान की समस्याओं को न सुना जाता था, न देखा जाता था, न कोई परवाह की जाती थी। लेकिन भाजपा सरकार किसानों की समस्याओं को कम करने के लिए दिन रात काम कर रही है। अमरोहा के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के करीब 600 करोड़ रुपए इसी अमरोहा में मिले हैं। अब आप जरा यूरिया की बात सुन लीजिए। ये जो यूरिया है ना, हर किसान को जरूरत पड़ती है। ये यूरिया की जो बोरी है, वो एक बोरी अमेरिका में 3,000 रुपये में मिलती है। कितने में मिलती है? कितने में मिलती है? अमेरिका में कितने में मिलती है? 3,000 रुपया। और भारत में
हमारे यहाँ हम किसानों को 300 रुपये से भी कम कीमत में वही यूरिया की बोरी देते हैं। और जिन लोगों ने सपा बसपा कांग्रेस की सरकारें देखी हैं, वो जरा योगी जी के सरकार के काम को देख लें। योगी जी ने गन्ना किसानों की सबसे ज्यादा चिंता की। योगी जी ने अभी अभी गन्ना के मूल्यों में भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है। अमरोहा के गन्ना किसान तो अमरोहा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बोल रहे हैं। अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान, जहां दिया कुमारी डिप्टी सीएम क्या कुछ कह रही हैं। आप जब तमाम लोगों के साथ बीच में खड़ी होती हैं तो वो जो एहसास होता है वो उप मुख्यमंत्री से ज्यादा महिला वाला एहसास है कि हमारी प्रजा है, या फिर ये कि मैं इनका हिस्सा हूँ? देखिए, मेरा ये परिवार है और मैं अब 11 साल से राजनीति में हूँ और अलग अलग क्षेत्रों से चुनाव लड़ा है और वहाँ की जनता की सेवा करने का अवसर मिला है। सवाई माधोपुर, उसके बाद राजसमंद, जो कि मेवाड़ एक तरफ, मारवाड़ एक तरफ, बहुत बड़ा क्षेत्र था, लोकसभा क्षेत्र, और फिर अब घर पे विद्याधर नगर, जयपुर। तो बहुत खुशी की बात है। मैं पार्टी का धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे आपने हर बार अवसर दिया और अब इतना बड़ा पद भी दिया है। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये एक एक महिला को सम्मानित, इस पद से वो एक एक महिला हो रही है। ये उप मुख्यमंत्री सिर्फ दिया कुमारी नहीं बनी है, राजस्थान की हर महिला उप मुख्यमंत्री बनी है और मैं उनकी सबकी आवाज़ उठाऊंगी और उनके अधिकार के लिए हमेशा ही तत्पर रहूंगी। बहुत खुशी आ गई तमाम महिलाओं में भी। तो ऐसे में एक सवाल मेरा रहेगा आपसे, सनातन या विकास, क्योंकि कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप लगाती है कि सनातन के लहरों पर बीजेपी जीतना चाहती है और कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज करना चाहती है। देखिए, विकास जितना मोदी जी ने किया है उतना विकास 60 सालों में इनके राज में नहीं हुआ। कांग्रेस ने इस देश पे राज किया, लेकिन उन्होंने 60 साल में उतना विकास नहीं किया जो कि 10 साल में हुआ है। तो विकास तो मोदी जी, विकास पुरुष है मोदी जी, और मोदी जी कहते हैं विकास भी, विरासत भी, सनातन भी। सब कुछ हम लोग अलग अलग क्यों देख रहे हैं? सनातन क्यों नहीं? सनातन हमारा बिल्कुल सबका धर्म है और जिसका ये लोग हमेशा अपमान करते आए हैं। कांग्रेस और इनके जो सहयोगी दल है वो सनातन का अपमान करते हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में ये लोग गए नहीं, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? कभी मातृशक्ति का अपमान करते हैं, कभी ये कहते हैं श्री राम तो कभी थे ही नहीं, काल्पनिक थे। तो ये सारी बातें लोगों को, आप देखिए, लोगों की भावनाओं को बहुत ज्यादा इससे ठेस लगी है और इसका भी परिणाम इनको ही भुगतना पड़ेगा। राजस्थान के अंदर पलायन और एनक्रोचमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल है, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में बन चुकी है और हम लोग सब मिलकर ये जितने भी इश्यूज हैं जो कि 5 साल में निगलेक्ट हुए थे, ध्यान नहीं दिया गया था, स्पेशली विकास के काम तो बहुत ज़्यादा हैं जो 5 साल में इन्होंने कुछ भी नहीं किए। हमारी सरकार जब थी राजस्थान में, सड़कें बनी उस समय, पाइपलाइंस डली, स्मार्ट सिटी घोषित हुई थी, लेकिन अब ये तो पूरा ही मेरा तो ब्लू नेल हो चुका। चलिए, वोटर्स को मैसेज? वोटर्स को यही कहूँगी कि आप सब लोग जाके वोट ज़रूर कास्ट करें, ये आपका अधिकार है और इसको हम सभी को इसका प्रयोग करना चाहिए। तो राजकुमारी दिया कुमारी और इसके अलावा उप मुख्यमंत्री राजस्थान की, कहा 11 साल का राजनीतिक करियर हो चुका है और अब लोगों के बीच रहते हुए समझ में आ गया है कहीं ना कहीं कि लोगों को एक्चुअली चाहिए क्या। और कांग्रेस के समय में विकास नहीं हुआ, हमें अपनी गारंटीज पे, हमें अपने काम पे पूरा भरोसा है और ये काम रंग लाएंगे, मोदी की गारंटी रंग लाएगी। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, जयपुर। चलिए, रघुराज सिंह यूपी के मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, जरा ये भी जान लीजिए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रघुराज जी। रघुराज जी, अभी देखिए पहले चरण में 8 सीटों पर मतदान हो रहा है, सियासी समीकरण बदले हुए हैं, कितनी उम्मीदें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरा हुआ है पूरे विश्व में और हिंदुस्तान में आज की स्थिति, आज जो चुनाव हो रहा है, सर्वाधिक सीट हमको मिलने वाली है। 400 पार की स्थिति है। आदरणीय मोदी जी में विश्वास है पूरे हिंदुस्तान को। बाकी विपक्ष में कोई नेता ऐसा नहीं है जिसमें कोई विश्वास हो।
क्योंकि अविश्वास की भावना ये विपक्षी नेताओं ने पैदा की थी। आदरणीय मोदी जी ने विश्वास पैदा किया है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के नेताओं का विश्वास अर्जन किया है, जनता का विश्वास अर्जन किया है, उनको करके दिखाया है। 60 साल बनाम 10 साल, 10 साल में इतना कुछ करके दिखाया कि विश्व में आज हम लोग एक्सपोर्टर हो रहे नहीं थे, इम्पोर्टर नहीं थे। आप हमेशा बाहर से माल मंगाते थे, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान नंबर 1 की स्थिति बनने की स्थिति में है और अर्थव्यवस्था आप देखिए 10-11 नंबर से 5 पे आई और 5 से अभी इस चुनाव के बाद तीसरी पाई जाएगी और अगले चुनाव में रघुराज जी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ये कह रही है, INDIA गठबंधन ये कह रहा है कि 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी होती है, तमाम जो वादे आप कर रहे थे वो पूरे नहीं किए, चाहे रोजगार का मुद्दा क्यों ना हो, बेरोजगारी का मुद्दा क्यों ना हो, महंगाई का मुद्दा क्यों ना हो, इन्हीं तमाम बातों को लेकर कांग्रेस और INDIA गठबंधन यूं कहें वो इस वक्त मैदान में है। देखिए, विश्व में सबसे कम महंगाई हमारे यहाँ है। अभी आदरणीय मोदी जी को आप सुनने में 3000 का यूरिया का कट्टा मिलता है और यहाँ कितना मिलता है। तो देखिए, हिंदुस्तान में सबसे कम विश्व की महंगाई है। आप पड़ोसी देश देख लीजिए, पाकिस्तान में 150 रुपए की रोटी, 200 रुपए किलो आटा, 400 रुपए लीटर पेट्रोल, 400 रुपए लीटर डीजल, ऐसी व्यवस्था है उनके यहाँ। देखिए, भूखे मर रहे हैं, भूखे मरने की स्थिति है। इसलिए आपके माध्यम से कहूँगा, हिंदुस्तान बहुत आगे जा रहा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने जो 24 घंटे मेहनत की, 10 वर्ष में 10 दिन की छुट्टी नहीं ली। पूर्व प्रधानमंत्री पिकनिक मनाने जाते थे 15-15 20 दिन, नेवी के जहाजों को लेते थे। तो ऐसी स्थिति में आदरणीय मोदी जी ने विश्वास कायम किया है, नेताओं का विश्वास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सर्वाधिक बड़ी पार्टी है, 18 करोड़ हमारे। रघुराज जी, विपक्ष ये कह रहा है कि रघुराज जी, विपक्ष ये कह रहा है कि आप लोग राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं, सनातन का जिक्र करके आप लोग ध्रुवीकरण कर रहे हैं। क्या वाकई बीजेपी ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतना चाहती है? और एक सवाल और, आप लगातार एक देश एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप जबरदस्ती से जनता पर थोप रहे हैं। कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध की लड़ाई हुई थी, आपने देखा होगा द्वापर के अंदर। इसलिए बिगड़ धर्म के विश्व की रचना हो नहीं सकती। आज भी आप कोर्ट में जाते हैं तो गीता की कसम खिलाते हैं, बाइबल की कसम खिलाते हैं, आपको कुरान की कसम खिलाते हैं। बिगड़ धर्म के विश्व नहीं चल सकता और जिसका धर्म मजबूत है वो देश मजबूत है। इसलिए धर्म के बगैर कुछ नहीं संभव। और जय श्री राम हमारे। अच्छा, आप ये बताइए रघुराज जी, आपको क्या लगता है, धर्म की बात आप कर रहे हैं, जाहिर सी बात है बीजेपी ये तमाम मुद्दे उठा रही है और उठाती भी आगे नजर आएगी, लेकिन क्या लगता है आपको INDIA गठबंधन जो है वो बीजेपी के लिए या NDA के लिए कोई चुनौती है? इसे चुनौती आप मानते हैं? हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि हमारे सामने फील्ड में है नहीं कोई नेता। ये नेता विपक्षी आपस में ही लड़ रहे हैं। अभी तक इन्होंने एक लीडर तय नहीं किया। आदरणीय मोदी जी जैसा आइकॉन कोई एक तो तय करते, तब तो कोई इनको सोचता। अब ये 22 प्रधानमंत्री है, 26 राष्ट्रपति है और 28। रघुराज जी, एक सवाल और है मेरा, जिस तरीके से जी एक सवाल और हुई है जी, एक सवाल और स्थिति है। हाँ, इसलिए मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि मोदी जी का विकल्प अभी इन पे है नहीं। अच्छा, विकल्प नहीं है इसलिए चुनौती नहीं है, ये आप मानते हैं। अच्छा, एक सवाल और, ये कहा जाता है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग जो है बीजेपी बखूबी कर रही है। तमाम जो बड़े नेता हैं उनको जेल में डाल दिया गया है, जिससे प्रचार प्रसार नहीं करे, और जो लोग आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो वह अपने आप ही पाक साफ हो जाते हैं। बीजेपी उनके लिए डिटर्जेंट का काम कर रही है, ऐसा विपक्ष का कहना है। देखिए, जो विपक्षी नेता हमारी पार्टी में मिले हैं उनकी भी जांचें चल रही हैं। उनके कहीं किसी ने किसी कानून में किसी के लिए सिफारिश नहीं की। ठीक है, हमारी पार्टी का विस्तार हो रहा है, आ रहे हैं लोग, हम रोक नहीं सकते कि किसी को न लिया जाए, परंतु जो भ्रष्टाचारी हैं, जो बेईमान हैं, चोर हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान के खजाने में डाका डाला है, विस्तार पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन बीजेपी जिन्हें भ्रष्टाचारी कहती है वो जब बीजेपी में आ जाते हैं तो फिर उनके भ्रष्टाचार की कथाएं आखिर क्यों कम हो जाती हैं, ये विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभी एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।